सो लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी रिगार्डिंग द फ्री रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम डैम सिस्टम। इसमें हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम अंडर डैम सिस्टम देखा था, इस बार हम उसका क्रिटिकल और ओवर डैम सिस्टम देखेंगे। ये वाली वीडियो पिछली वाली से थोड़ी छोटी होगी, सिंस हम उसमें मेजर मेजर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स कवर कर ही चुके हैं। सो एक बार उसे रिवाइज करना इज मच बेटर बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमारा लास्ट टाइम रिजल्ट क्या आया था। ये रिजल्ट हमारा करस्पॉन्डिंग टू ये रिजल्ट हमारा अंडर डैम सिस्टम के लिए था, जहाँ पे हमने कुछ एक इनिशियल कंडीशंस भी डाल दी थी। सो ये हमारा एक फाइनल रिजल्ट था। ये तब है जब जीटा लेस देन 1 है। आई विल जस्ट मेंशन जीटा जब लेस देन 1 है। अब हमें क्या करना है, हमें इससे मूव करना है क्रिटिकल डैम के केस में। अब ये चीज़ है कि हमारा जो फिजिकल सिस्टम होगा, पहली बात वो कंटिन्यूस होते हैं। तो हम इस सिस्टम से इस वाली कंडीशन से दूसरी कंडीशन में कैसे जा सकते हैं, इसकी लिमिट में। कहने का मतलब जैसे जैसे हमारा सिंस ये एकदम कोई भी रियल वर्ल्ड सिस्टम एकदम से जर्क नहीं चेंज करता, चीज़ें एकदम से चेंज नहीं होती। सो हम ये चीज़ मान सकते हैं कि जिसकी वैल्यू जैसे जैसे अप्रोच कर रही होगी 1 के पास, उसी तरीके से ये अपना अंडर डैम से क्रिटिकल डैम में जाता है। माइंड की हमने यहाँ पे जीटा लेस देन 1 के लिए सॉल्व किया था, बट स्टिल हम इस वैल्यू से डायरेक्टली जीटा इज इक्वल टू 1 पे जाएंगे, क्यों? जस्ट बिकॉज कि हमारा सिस्टम कंटिन्यूस होता है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये पूरा सिस्टम रेडी है, आपके पास फाइनल इक्वेशन तैयार है, एक इक्वेशन अंडर डैम्ड का, तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन भी डाले हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जीटा इज इक्वल टू 1 डालेंगे। अब चीज़ क्या है, इसमें इशू कहाँ पे आ रहा है कि कॉस्ट के अंदर जो ये जीटा वाला टर्म है तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें जीटा गया तो जीरो हो जाएगा अंदर का क्वांटिटी, और हमें पता है कॉस्ट 0 1 होता है। यहाँ पे भी साइन के अंदर जीरो हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, बट दिक्कत कहाँ है, ये डिनोमिनेटर में जीरो हो रहा है। डिनोमिनेटर जीरो होना इज अ प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि फिर ये चीज़ पूरी अनबाउंड हो जाएगी। बट एक और अजीब चीज़ की साइन की जो अंदर वैल्यू है ये भी जीरो को टेंड कर रही है, और ये चीज़ भी जीरो को टेंड कर रही है। तो एक तरह से जीरो का जीरो की फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्चुअल में अनबाउंड होना है, इसका जरूरी नहीं है। तो हम इसे एक बार लिमिट्स के कॉन्सेप्ट से जाके देखते हैं कि ये एक्चुअल में हो सकता है इसकी कोई फाइनाइट लिमिट के लिए। सो हमें क्या करना है, लिमिट लेनी है इसकी x की टेंड्स टू अपना x, सॉरी t टेंड्स टू first thing we just define this omega n times 1 minus zeta square as omega d। बेसिकली अपना ओमेगा ओमेगा एन से फर्क नहीं पड़ रहा, जीटा से फर्क पड़ रहा है। सो ओवरऑल जब ये चीज 1 को टेंड करेगा, जीटा हमारा 1 को टेंड करेगा, तभी हमारा ओमेगा डी को 0 को टेंड करना चाहिए। तो बेसिकली हम लिमिट में यहाँ ये सीधा सीधा लिख सकते हैं कि एज ओमेगा डी टेंड्स टू, ये जीटा टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू ओमेगा डी टेंड्स टू 0। सो हमारा क्या हुआ, एक्स टी को कुछ फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसका तो दिक्कत है नहीं, तो हम इसको तो एज इट इज लिख सकते हैं। जीटा अच्छा ठीक है, यहाँ 1 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा एन हमारा जीटा 1 हो जाएगा, तो ओमेगा एन रह जाएगा 1 वाला फैक्टर उसका अलग रह जाएगा। ब्रैकेट में एक्स नॉट ऐसे ऐसे जाएगा। कॉस के अंदर जो चीज़ है वो 0 के अंदर ट्रेंड कर रही है, इस वजह से 1 हो गया, तो इसका मल्टीप्लीकेशन 1 से हुआ। इसके अंदर जो भी चीज़ थी उसका न्यूमरेटर की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एक्सेप्ट द फैक्ट कि वहाँ पे जीटा है, तो जीटा भी 1 हो जाएगा, उसे हम ऐसे छोड़ देंगे। अब ये जो चीज़ है वो साइन ओमेगा डी टी बाय ओमेगा डी, ये चीज़ एक तरह से क्या है, अगर मैं इसमें टी और टी से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, तो एक तरह से ये चीज़ क्या बनती है, ये कुछ है साइन एक्स बाय एक्स। कब, जब लिमिट हमारी एक्स टेंडिंग टू 0, इसकी लिमिट डिफाइंड होती है और ये होती है 1। इट्स अ कॉमन फैक्ट। साइन एक्स बाय एक्स की जब लिमिट 0 को टेंड कर रही होती है तो 1 होता है। तो हम इस चीज़ को सिंपली लिमिट की वजह से, लिमिट ले रहे हैं यहाँ पे 0 के लिए, ये सेटिस्फाई हो रहा है, इस वजह से हम इसे 1 ले सकते हैं। सो ओवरऑल क्या हुआ, हमारा एक्स टी जो आ गया वो आ गया e की पावर माइनस ओमेगा एन टी एक्स नॉट प्लस अपना ये वेलोसिटी प्लस ओमेगा एन एक्स नॉट मल्टीप्लाई बाई टी। ये हमने यहाँ पे लिखा है, बट फर्क ये है कि यहाँ पे जीटा को 1 लेना है और यहाँ पे जीटा को 1 लेना है। ओवरऑल हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्रिटिकल डैम का हमने अंडर डैम से ही निकाल दिया, टेकिंग द लिमिट। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो जनरली बहुत जगह यूज आता है, ये चीज साइन एक्स बाय एक्स की लिमिट 0 के लिए 1। सो हम आगे बढ़ते हैं ओवर डैम के केस। ओवर डैम के केस में हम ये सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि ओवर डैम एक पूरी रेंज पे, तो हमें ओवर डैम के लिए सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो हमारा केस क्या था, ये हमारी फाइनल इक्वेशन हमने पहले ही निकाली थी, ये जनरल इक्वेशन है। अब इशू यहाँ पे नहीं है कि हमारा जीटा बड़ा होने की वजह से ये चीज़ पॉजिटिव है,
यानी कि रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव। ओवरऑल ये पूरी इक्वेशन डिफाइंड है और ये रियल है। तो अब ये हमने क्या किया यहाँ पे, सिंस ये रियल है, हम यहाँ पे एक चीज़ वैसे कर सकते हैं, ई की पावर को हम माइनस जीटा ओमेगा एन टी को कॉमन लेके ये सी टाइम्स क्या कर सकते हैं यहाँ पे, रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन ओमेगा एन टी प्लस इसका सेकेंड टर्म लिख सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, लेकिन हम इसे साइन और कॉस में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आयोटा नहीं है। सो सिंपली ये ई की पावर कुछ है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक चीज़ है, अगर एक्सपोनेंशियल की पावर जैसे कि ई की पावर कुछ ए एक्स होता है, तो इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ तो देखा ये कि बढ़ता है, वन से स्टार्ट होता है बढ़ता ही रहता है। अपना अगर ई की पावर कुछ माइनस बी एक्स होता है, यानी कि इसका ग्राफ वन से स्टार्ट होकर घटता ही जाता है। तो अब इसमें एक चीज़ देखो कि ये चीज़ पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर रूट क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, तो ये तो हमने हटा ही दिया। यहाँ पे ये जो चीज़ है वो पॉजिटिव है, इससे जो चीज़ आएगी उसमें नेगेटिव होगा, तो यानी कि ये नेगेटिव है। ये चीज़ एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है, ये चीज़ एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है, और इससे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है। सो ओवरऑल क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग वाला चीज़ इस पूरी चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करेगा, डिकेइंग वाले मिलके उसे रोकने की कोशिश करेंगे। तो एट अ मोमेंट शुरुआत में तो ये कहते हैं ओवर पावर कर सकता है धीमे धीमे, क्योंकि वो वन से स्टार्ट होकर धीमे धीमे वैल्यू बढ़ा रहा है। ओवरऑल यहाँ देखो कि ये वन से स्टार्ट हो रहा है और इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसकी वैल्यू वन पे थी और इसकी वैल्यू घटती जा रही है। तो शुरुआत में ये तो इन्हें थोड़ा बहुत रोक सकता है इसकी वैल्यू घटाने से, बट एट अ पॉइंट सिंस दो दो फैक्टर नेगेटिवली उसको वैल्यू को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से ओवरऑल ये एक एट अ पॉइंट ये उसके बाद डिके करने लगेगा। ये चीज़ हम अभी इसके फाइनल प्लॉट देख के भी देख सकते हैं, कि हम विजुअली देख सकते हैं कि एक्चुअली कैसे काम करता है। अब यहाँ पे बस एक चीज़ करनी है कि हमारे पास इनिशियल कंडीशंस डालनी है। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन था, इनिशियल कंडीशन डालने से हमें स्पेसिफिक सॉल्यूशन मिलेगा। हमने माना है कि कुछ इनिशियल टाइम पे कुछ एक्स नॉट पे था और कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। इससे सॉल्व करने पे हमें C1 और C2 की वैल्यू आई है। इसमें कुछ नहीं करा हमने, सिर्फ x की जगह t की जगह 0 डाला है। यहाँ पे 0 हो गया तो ये 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया। बेसिकली क्या हुआ, ये दोनों का सम C1 प्लस C2, पहली कंडीशन आई थी C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, इन दोनों का डेरिवेटिव करो तो ये जो चीज़ है ये बाहर आ जाएगा, सिमिलरली ये बाहर आ जाएगा, और ये पूरा पूरा एज इट इज रहेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक्स डॉट नॉट इज इक्वल्स टू C1 के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा कुछ माइनस जीटा प्लस रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन, जो इसका सिर्फ वैल्यूज के बगल में, प्लस C2 माइनस जीटा माइनस रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन ओमेगा एन। सो हमारे पास ओवरऑल ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन सॉल्व करी, इसका ये फाइनल हमारे पास रिजल्ट आएगा। ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर द ओवरडैम्प्ड केस। सो हमने फाइनली क्या किया था, तीनों केसेस सॉल्व करे जब अंडर डैम था, क्रिटिकल था और ओवर डैम था। तीनों के डिस्प्लेसमेंट निकाले, उसको हमने प्लॉट करा ऑनलाइन प्लॉटर से। इसको वैसे भी हम देख सकते हैं कि फर्क कहाँ पे आ रहा है। अंडर डैम के केस में क्या होगा कि सिंस डैम्पिंग हो रही है, ये धीमे धीमे तो घटता जाएगा, सही है। तो एक तरह से क्या हुआ, हम शुरुआत से देखना चालू करते हैं। अगर मान लो हमारे पास डैम्पिंग होती नहीं तो क्या होता है, हमारा नॉर्मल जो रिजल्ट आता है क्या होता है, साइनोसॉइडल रिजल्ट आता है गिवन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे। सो अपना ये अनडैम्प्ड जो है वो येलो वाला है, ये नॉर्मल साइनोसॉइड है, उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, ऐसे ही रिपल करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। अब हमने क्या किया, अंडर डैम का केस देखा था कि एक साइनोसॉइड कुछ मल्टीप्लाई हुआ था किसी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन से, यानी कि अंडर डैम वाला केस में हमारा जो भी ये साइन जैसा फंक्शन है ना, वो धीमे धीमे घटता जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड। ये चीज़ जैसे रेड डॉट्स है, रेड डॉटेड लाइन जो है, ये हम देख सकते हैं कि इसका पहले पीक यहाँ पर था, धीमे धीमे यहाँ पहुंचा और कुछ समय बाद ऐसे, और ऐसे करते करते डाई डाउन हो जाए। अब आते हैं क्रिटिकल डैम के केस में। क्रिटिकल डैम के केस में ये थोड़ा चालू हुआ। अपने क्या था कि क्रिटिकल के केस में हमने एक चीज़ नोटिस करने की है कि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, ये डिके फंक्शन है, और यहाँ पे ये तो ठीक है कुछ कांस्टेंट है, ये कुछ कांस्टेंट टाइम्स लीनियर फंक्शन है। ये क्या हुआ, एक तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये दोनों एक दूसरे कॉम्पिटिटिव में, मतलब कि इंक्रीजिंग वाला फंक्शन से बढ़ाने की कोशिश करेगा। शुरुआत में टी का फंक्शन जल्दी बढ़ता है,
वो ज़्यादा बढ़ेगा, बट क्या होगा धीमे धीमे डिकेइंग फंक्शन, इसका डिके वाला फंक्शन इसको ओवर पावर कर देगा, तो इसकी वैल्यू डिके ज़्यादा करेगी। तो एक तरह से क्या हुआ, धीमे धीमे ये बढ़ा, फिर ये एक पॉइंट ऐसा है जब ये दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर दे और फिर दोनों के दोनों ही डिक्रीज करने लगे। तो ओवरऑल हमारा क्या होगा, एक किसी पॉइंट पे पीक आएगा और उसके बाद ये डाई डाउन हो जाएगा क्रिटिकल केस में। ओवर टाइम के केस में क्या होगा, वही चीज़ हमने पहले डिस्कस करी थी कि एक एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है, एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग वाला लीनियर से ज़्यादा जल्दी बढ़ता है, तो वो उसे बढ़ाएगा तो काफ़ी ज़्यादा। बट क्या होगा फिर एक समय के बाद वो जब डाई डाउन करने लगा, तो वो कंपनसेट रोक रहा है उसे, डाई करने से रोक रहा है। तो एक तरह से क्या होगा कि ये जो अपना ओवर डैम्प है वो जीरो पे बहुत धीमे पहुंचेगा। सो अपना क्रिटिकल और ओवर डैम में डिफरेंस हम देख सकते हैं कि क्रिटिकल डैम में पीक भी छोटा आया और वो जल्दी जीरो को पहुंच गया, बट ओवर डैम के केस में क्या पीक ज्यादा बड़ा आया और डैम भी बहुत लेट गया। तीनों ही केस में एक स्पेशल बात है कि हमारा स्टार्ट वन पे हो रहा है, क्योंकि हमारी ये वन भी नहीं, सॉरी एक्स नॉट है, एक्स नॉट से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमने इनिशियल कंडीशन ही यही है। सो अब इसका एप्लीकेशन कहाँ आता है, जनरली जो हमारे जो भी सस्पेंशन सस्पेंशन सिस्टम में हम अंडर डैम यूज करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि वो रोके, उस डैम्पिंग तो करे, बट ऐसा भी नहीं कि एकदम से डैम्पिंग करे, क्योंकि फिर वो हमारा राइड कंफर्टेबल नहीं था। इस वजह से हम अंडर डैम सिस्टम यूज करते हैं। बट मोस्टली कुछ एप्लीकेशंस के लिए क्रिटिकल डैम का बहुत नीड होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि चीज, कभी कभी ऐसे काम भी होते हैं जहाँ हमें नहीं चाहिए कि उसमें रिपल्स बने, मतलब चीजें अपनी जगह से ऐसे ऑसिलेट करें। ओवर डैम मोस्टली नहीं यूज किया था, क्योंकि पहली बात तो ये ओवर डैम सिस्टम बनाने के लिए हमें सी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जीटा उस पर डिपेंडेंट है। सी की वैल्यू बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंगली काफ़ी हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिससे उसका एक्सपेंस बढ़ता है, जो नॉट फीजिबल। और इवन ओवर डैम का यूज़ भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ बहुत धीमे डैम कर रही है। जब मेजोरिटी ऑफ एप्लीकेशन में हमें चाहिए होता है कि चीज़ें में हम जो चेंज करें वो जल्दी जल्दी अपनी नॉर्मल पोजिशन में पहुंच जाए, इसलिए ओवर डैम सिस्टम इज नॉट रिकमेंडेड। जनरली जो हम यूज़ करते हैं अंडर डैम्ड होता है, अंडर डैम में भी हम वैल्यू 0.6 से लेकर 0.7 तक मोस्टली यूज़ करते हैं। नियरली 0.6 से लेकर 0.7 ये मोस्ट कॉमन वैल्यूज हैं जो यूज होती हैं फॉर आर इंजीनियरिंग पर्पस। सो ओवरऑल हमारा यही टॉपिक था। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से पूरा पूरा सिस्टम हमने डिफाइन किया, कैसे इक्वेशन निकाली, कैसे सॉल्व किया, कैसे डिफाइन किया अपना प्रॉब्लम। सेकेंड वीडियो में हमने उसे कंटिन्यू करा और फाइनली देखा कि तीनों में क्या डिफरेंस है और तीनों की क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है। तो इस फील्ड के संग ही मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। थैंक यू।